आज हम साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की पढ़ाई करेंगे। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, थर्ड है इवोल्यूशन, फोर्थ है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, फिफ्थ है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सिक्स्थ है लैमार्किज्म, सेवेंथ है स्पीसिएशन और एट्थ है ह्यूमन इवोल्यूशन। इससे पहले कि हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोगों को डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। डीएनए एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि बहुत लंबा होता है। उसके एक छोटे से पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं और जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाता है तो इसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस की तरफ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर से मैच करते हैं। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं और हिंदी में इसे आनुवांशिकता कहा जाता है, जो कि जीन की मदद से ट्रांसफ़र होता है। 1886 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहली हेरिडिटरी थियरी प्रपोज की थी। उसके बाद 1901 में ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थियरी प्रपोज किया था। फिर फाइनली 1944 में ट्रायो साइंटिस्ट एवरी मैकलॉन मैकैथी और कॉरिन मैकलॉयड ने प्रूफ किया था कि वायरस के अलावा हर एक जीवित चीज़ में जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। 1961 में फ्रैंकोसिस जैकोब और जैक मोनार्ड ने बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की थियरी सामने रखी थी और उसके बाद निर्माण हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हेरिडिटरी डिसीजेस को ठीक करने के काम आता है, हाइब्रिड प्लांट्स और एनिमल्स बनाने के काम आता है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स की भी सिंथेसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। डीएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन को डीएनए आरएनए में ट्रांसफ़र करता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? डीएनए के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच हो जाता है और डीएनए अनवाइंड हो जाता है। अनवाइंड होने के बाद डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड ही खाली यूज़ होता है एमआरएनए बनाने के लिए। एमआरएनए का हर एक बेस पेयर डीएनए के बेस पेयर से कॉम्प्लीमेंट्री होता है और डीएनए का थाइमिन यूरैसिल से रिप्लेस हो जाता है और ये आरएनए बनता है जिसे कि हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है और उसके पास एमिनो एसिड के लिए कोड्स होते हैं। हर एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना हुआ होता है। इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने 20 अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिपलेट कोडॉन फाइंड किए थे और इस काम के लिए उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हर एक आरएनए बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन से बना हुआ होता है। इन्हें डिकोड करने के लिए ट्रांसफ़र आरएनए मतलब टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन्स होते हैं और इस ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर एमआरएनए पे राइबोसोम आके अटैच हो जाता है और एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते रहता है। इस मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इससे प्रोटीन बनता है और वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक धीमा प्रोसेस है जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है। सारे स्टेजेस जिसमें कि चेंजेस होते हैं इंक्लूडिंग सन, स्टार और हमारे अर्थ के बायोस्फीयर में भी जो सारी चेंजेस होती है उसे इवोल्यूशन में कंसिडर किया जाता है। इवोल्यूशन को डिफाइन किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ड्यूरिंग several जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रेस्पॉन्स टू नेचुरल सेलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। इसका ये मतलब होता है कि हम लोगों के बॉडी में जो कैरेक्टर्स के चेंजेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन जस्ट टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव आवरसेल्फ इन दिस एनवायरनमेंट। हम लोगों को इस वातावरण में खुद को सर्वाइव करने के लिए हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उससे हम लोग एक नई तरीके की स्पीशीज़, एक नई तरीके की प्रजाति बन जाते हैं और उसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले इस धरती पे कोई भी जीवित चीज़ मौजूद नहीं था, लेकिन उस समय में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स के बहुत सारे केमिकल मौजूद थे और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे। इस इंटरैक्शन के वजह से थोड़े दिन के बाद एक प्रिमिटिव सेल का निर्माण हुआ। ये प्रिमिटिव सेल्स अलग अलग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के इंटरैक्शन से बने थे और बाद में इवॉल्व हो गए। इनमें से जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाया वो रह गया और जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो विलुप्त हो गए। अभी फ़िलहाल अर्थ पे करोड़ों स्पीशीज़ मौजूद हैं, रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा टू जाइंट व्हेल एंड कोलेरा टू बनियन ट्री।
ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हर जगह मौजूद है, हवा, पानी, पोल्स, इक्वेटर्स, हर जगह। इंसानों ने एंशिएंट टाइम्स से ही इस इवोल्यूशन को स्टडी किया है और बहुत सारी डिफरेंट थियरीज बनाए हैं, जिसमें से कि एक थियरी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्ट किया गया है। इसके मुताबिक पहले ऑर्गेनिज्म समंदर में आया था और यूनिसेलुलर था, फिर बाद में उसका डेवलपमेंट होने लगा और वो विकसित हो गया। लगभग 300 करोड़ साल लग गए उसको पूरी तरीके से विकसित होने में, और फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। इसको इवोल्यूशन कहते हैं। इसके बेसिस पे एक और डेफिनेशन बनता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ऐसी इवोल्यूशनरी थियरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस और प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इस टॉपिक में आपको टोटल 6 पॉइंट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड, एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड, वेस्टिजल ऑर्गन, फोर्थ, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, फिफ्थ, कनेक्टिंग लिंक और सिक्स्थ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। जो हमारे बाहर से सिमिलैरिटीज़ दिखते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कुत्ते, भेड़िए और भेड़, इनके आँखों की पोजीशनिंग, उनके जबड़े का स्ट्रक्चर, उनके शरीर पे हेयर्स का पैटर्न, 4 पैरों पे चलने का तरीका, ये उनके आउटर पार्ट्स की सिमिलैरिटी दिखाती है कि उनके पूर्वज मतलब एंसेस्टर्स सेम थे। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस। अगर आप ऊपर से देखेंगे इंसान के हाथ और बिल्ली के पैरों को, या फिर चमगादड़ के पंख और मछली के फिन्स को, आपको एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज़ नहीं दिखेगी। बट अगर आप उनके बोन्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें आपको एक सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, और इसे एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं। और इससे ये साबित होता है कि उनके भी एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम थे। नेक्स्ट है वेस्टिजल ऑर्गन्स। बॉडी में डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं, इन्हें वेस्टिजल ऑर्गन कहा जाता है। जब हम अपने बॉडी का कोई ऑर्गन यूज़ करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, तब भी वो पूरी तरीके से डीजनरेट नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट हमारे बॉडी में बच जाता है। अलग अलग कंडीशंस में ये ऑर्गन्स यूज़फुल या यूज़लेस होते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ यूज़लेस रह जाए तो वो डीजनरेट होने लगता है। इवन कुछ एनिमल्स में वही सेम ऑर्गन्स यूज़फुल भी होते हैं, उसमें उन एनिमल्स में इन्हें वेस्टिजल ऑर्गन नहीं कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, ये हमारे बॉडी में फंक्शनल तब था जब हम लोग कच्चा खाना खाया करते थे, यानी कि हम लोगों के पूर्वजों के ज़माने में, लेकिन आज भी उस अपेंडिक्स का थोड़ा हिस्सा हम लोगों के बॉडी में पाया जाता है। इससे ये साबित होता है कि जिन एनिमल्स के बॉडी में अपेंडिक्स आज पाए जाते हैं और हमारे बॉडी में अपेंडिक्स पाया जाता है, तो हम दोनों इस सेम एंसेस्टर्स से थे। इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि यर्पिना और कॉकिक्स बोन। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। एक सवाल आपके मन में आता होगा कि आज से हज़ारों साल पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे धरती पे, हमें इनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये सीक्रेट धरती में छुपा हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स धरती में दफन हुए थे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। इनके अवशेष मतलब इम्प्रेशन ज़मीन के नीचे प्रिजर्व रहते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ये भी एक अहम हिस्सा है इवोल्यूशन की स्टडी में। जैसे स्नेक रेप्टाइल्स थे, वैसे ही डायनासोर भी रेप्टाइल्स थे। जब किसी भी जीव की मौत हो जाती है, उसके बॉडी में कार्बन 12 का कंजम्पशन बंद हो जाता है और कंटिन्यूसली कार्बन 12 कार्बन 14 में कन्वर्ट होने लगता है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और किसी भी अवशेष की उम्र का पता लगाया जा सकता है कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव को मेजर करके। इस मेथड को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पैलियोंटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है ताकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के एजेस पता लगाया जा सके। किसी भी चीज़ की अगर एज पता लग जाए तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस मेथड के इस्तेमाल से पता चला है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो लोग इनवर्टिब्रेट्स से ही इवॉल्व होकर के आगे आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक्स। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं कि उन्हें किसी भी ग्रुप में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके बॉडी में 2 ग्रुप्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर्स दिखाता है। एनिलिडा से सिमिलर बॉडी सेगमेंट होना, पतले नाखूनों जैसे क्यूटिकल्स होना, पैरापोडिया मतलब बहुत सारे पैर होना, और आर्थ्रोपोडा के से सिमिलर जैसे कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन होना और सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होना। ये दिखाता है कि पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के बीच का लिंक है। सिमिलरली डकपाइल पेलेप्टस रेप्टाइल की तरह भी अपने प्रॉपर्टीज दिखाता है और मैमल्स की तरह भी। रेप्टाइल्स की तरह वो अंडे देता है और मैमल्स की तरह उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स और शरीर पे बाल भी होते हैं। एक और लंग फिश होता है जो कि लंग्स से रेस्पिरेशन लेता है इवन आफ्टर बीइंग अ फिश।
ये एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि मैमल्स जो है वो फिश और एम्फीबियन से ही इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर आप इमेज के वर्टिब्रेट्स को देखेंगे तो उनमें आपको इनिशियल स्टेज के डेवलपमेंट में सिमिलैरिटीज़ दिखेगी। बाद में जैसे जैसे उनके स्टेजेस आगे बढ़ते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज होता है, लेकिन इनिशियली वो जो रहते हैं सेम रहते हैं। इससे ये बात साबित होता है कि उनका जो ओरिजिन था वो सेम था। नेक्स्ट टॉपिक है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट किए थे और अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने एक नई थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज किए थे, जिसके हिसाब से कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा फिट है सिर्फ वही सर्वाइव करेगा और बाकी सारे पेरिश हो जाएंगे। उन्होंने ये थियरी अपने एक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में पब्लिश किए थे। उनके मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी तादाद में पैदा होते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं ज़िंदगी और मौत के खेल में। इनमें से सिर्फ वही जिंदा बच पाते हैं जो अपने आप को वक्त और हालात के हिसाब से बदल देते हैं। इसमें नेचर भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो इसके एनवायरनमेंट में फिट बैठता हो और बाकी सारे के सारे विलुप्त हो जाते हैं। और ये बचे हुए ऑर्गेनिजम्स खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र करके। इस थियरी को बहुत ज़्यादा दिनों तक एक्सेप्ट किए रखा गया, मगर इस पर कुछ सवाल भी उठते रहे समय समय से। जैसे कि पहला सवाल था, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही एकमात्र वो जरिया नहीं है जिससे कि इवोल्यूशन हुआ था। तो सेकेंड पॉइंट है, डार्विन ने यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन जो हमारे बॉडी में होता है उसके बारे में अपने थियरी में कोई भी चीज़ें नहीं लिखी थी। तीसरा पॉइंट है, इसमें स्लो चेंज और अचानक से होने वाली चेंजेस के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था। इन सारी कमियों के बिना भी इस थियरी को बहुत दिनों तक एक्सेप्ट किया गया और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इवोल्यूशन के रिसर्च में। नेक्स्ट टॉपिक है लैमार्किज्म। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने प्रपोज किया था कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर चेंजेस हो रहा है हमारे बॉडी में वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। ये होता है हमारे एक्टिविटी या फिर लेजीनेस की वजह से। हमारा कोई ऑर्गन डेवलप होगा या अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, ये हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है पेड़ों के ऊपर के पत्तों को खाने के लिए। लोहार का कंधा भी मजबूत हो जाता है हथौड़े का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते करते। मुर्गी के पंख आपने देखे होंगे कि इस्तेमाल न करने की वजह से वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। डक के पैर भी ख़राब हो चुके हैं और सांप के पास जो पैर थे वो भी विलुप्त हो चुके हैं। ये सारे कैरेक्टर्स एक्वायर किए गए हैं और ये होने में सदियाँ लग जाती है। इसे कहा जाता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लैमार्किज्म। किसी काम से ऑर्गन का डेवलपमेंट और कोई काम न करने की वजह से ऑर्गन का डीजनरेशन तो एक्सेप्ट कर लिया गया, मगर कैरेक्टर के ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। इस डिसअप्रूव्ड थियरी को एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिएशन। एक स्पीशीज़ के एनिमल्स को एक स्पीशीज़ में रखा जाता है तब तक जब तक कि वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके और इंटरब्रीड कर सके, यानी कि आपस में बच्चा पैदा कर सके। ये ब्रीडिंग कभी कभी डीएनए चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता है और नया स्पीशीज़ बन जाता है। अब ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी कैरेक्टर्स में चेंज आ जाते हैं और एक नए स्पीशीज़ का जन्म होता है। फॉर एग्जांपल बियर्स और पोलार बियर, इसे हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। जो बायोडायवर्सिटी आज हम देख रहे हैं उसका निर्माण एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ था। इसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन इमेज में दिखाए गए तरीके से हुआ था। आखिरी डायनासोर 7 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके थे। उस समय लेम्यूर के कैरेक्टर से मैच होने वाले एक बंदर की प्रजाति का निर्माण हुआ था। लगभग 4 करोड़ साल पहले साउथ अफ्रीका में इन जानवरों के टेल यानी कि पूंछ गायब हो गया था। इनके हाथ और दिमाग डेवलप होने लगे थे और वो एप जैसे दिखने लगे थे। इनमें से कुछ वहीं रुक गए और कुछ एशिया में आ गए। एशिया वाले गिब्यून्स और ऑर्गेंटम में बदल गए और जो अफ्रीका में ही रुके हुए थे वो गोरिल्ला और चिंपैंजी में कन्वर्ट हो गए। लगभग 2.5 से 2 करोड़ साल पहले ये एप अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। एक बार सूखा पड़ा और जंगल खत्म हो गए तो ये ज़मीन पर रहना शुरू कर दिए। इनकी रीढ़ की हड्डी इस तरह से डेवलप हुई कि ये लोग सीधे खड़े होने लगे इरेक्ट पोस्चर में। इस वक्त इनके हाथ फ्री हो चुके थे किसी भी और काम के लिए। लगभग 40 लाख साल पहले इनकी इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ गई और मॉर्फोलॉजिकली भी ये काफ़ी डेवलप हो गए। इन्हें जीनस होमो में रख दिया गया। लगभग 15 से 20 लाख साल पहले स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हो गया था। इनका अवशेष चाइना में मिला था। 1 लाख साल पहले एक डेवलप्ड ब्रेन का इंसान तैयार हो चुका था। 50,000 साल पहले इसे होमो सेपियन मतलब वाइस मैन की कैटेगरी में रख दिया गया।
लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दिया और इसी समय पे कल्चर भी डेवलप होने लगे थे। लगभग 5,000 साल पहले लिखने की कला शुरू हो चुकी थी। मॉडर्न साइंस का निर्माण 400 साल पहले हुआ था और 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी का गठन हुआ था। आज हम यहाँ पे हैं और आज भी हम अपने पूर्वजों के ओरिजिन की तलाश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने हर टॉपिक बहुत शॉर्ट में समझाया हूँ, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड बनाया हूँ। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो या किसी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।